आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में भोसला शासन, छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण, कारण एवं परिणाम। ठीक है। छत्तीसगढ़ पर मराठों का आक्रमण अंचल के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इस अंचल में कलचुरियों का शासन था। कलचुरी घराने की एक शाखा लगभग 1000 ईस्वी से तुम्मान नगर को राजधानी बनाकर शासन करती थी। बिलासपुर जिला मुख्यालय से तुम्मान लगभग 55 मील की दूरी पर ईशान कोण में स्थित स्थल है। सन 1050 ईस्वी के लगभग कलचुरी वंशज के रत्नराज ने अपने नाम पर रतनपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी तुम्मान से उठाकर वहां ले गया। 1050 ईस्वी से रतनपुर राजधानी के रूप में रहा। इसी राजधानी रतनपुर के नाम पर अंचल रतनपुर कहलाया। यह राज्य समृद्ध था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुगल बादशाह जहांगीर को वह 1 लाख रुपए कर के रूप में तथा 80 हाथी भेंट स्वरूप दिए। कलचुरी नरेश कल्याण साय के पास 14,200 सैनिक तथा 116 हाथी थे। आसपास के राजा इतनी सेना नहीं रखते थे। छत्तीसगढ़ उस समय समृद्धशाली था। कलचुरियों की शासन पद्धति भी उत्तम थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखने पर ज्ञात होता है कि सन 1939 से आधुनिक काल का प्रारंभ मानने वालों का एक बड़ा वर्ग है। लगभग इसी समय छत्तीसगढ़ के इतिहास में मोड़ लाने वाली घटना घट रही थी। कलचुरी राजवंश पौराणिक राजवंश था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी लगभग 1500 सालों तक सतत शासन का प्रमाण मिलता है। 1500 सालों तक सतत शासन का प्रमाण मिलता है। कलचुरियों का रतनपुर में पतन इतिहासकारों को व्यथित करने वाला था। महोदय चिसोम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, हिस्ट्री ऑलमोस्ट रिक्वायर दैट द लास्ट ऑफ अ लॉन्ग लाइन ऑफ राजा शुड डाई स्वॉर्ड इन हैंड, डिफेंडिंग द कंट्री एंड लिव इन द मेमोरी ऑफ द पॉस्पेरिटी अ नोबल एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोटिज्म एंड करेज। चिसोम का आरोप सही है। कलचुरी नरेशों को वीरता प्रदर्शित करनी थी। छत्तीसगढ़ पर मराठों का आक्रमण मराठों के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण था ही, इस अंचल के लोगों के लिए भी अनेक विचारणीय वाला था। आक्रमण की सही तिथि 18वीं शताब्दी के 5वें दशक में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण की सही तिथि क्या थी, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। मराठा इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार आक्रमण का प्रारंभ 1941 के दशहरा दिवस से हुआ। दल के मुखिया भास्कर राव थे। उल्लेखनीय है कि बरसात के पश्चात दशहरा के दिन से ही मराठों का आक्रमण प्रारंभ होता था। 1941 ईस्वी सितंबर व अक्टूबर माह से आक्रमणकारी मराठा सेना छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ी। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार ग्रांट डफ के अनुसार यह तिथि 1942 ईस्वी थी। छत्तीसगढ़ के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट पी वांस एगन्यू 1818 से 1825 ईस्वी ने रतनपुर पर मराठा आक्रमण लिखा है। रतनपुर के स्थानीय इतिहासकार पंडित शिवदत्त शास्त्री के अनुसार संवत 1998 के साल में पेशवा के हुक्म से भास्कर पंथ बुंदेलखंड होते हुए पेंड्रा की तरफ से रतनपुर आए। बंगाल जाने लगे। जब रतनपुर की लड़ाई अमल करे, बाबू रेवाराम ने भी इतिहास लिखा है। उन्होंने आक्रमण का साल 1941 ईस्वी लिखा है। छत्तीसगढ़ पर मराठा के शासन पर शोध करने वाले ज्ञानेश्वर प्रसाद शर्मा ने 1741 में आक्रमण माना है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन और भिंबाजी भोसले पर शोध करने वाले डॉक्टर मुकुंद रंगनाथ ने सन 1941 ईस्वी में अपना आक्रमण माना है। डॉक्टर पी एल मिश्र भी 1941 में आक्रमण मानते हैं। नवीनतम खोजों में 1941 ईस्वी की तिथि सही लगती है। विवाद इसलिए उठा कि मराठों ने एक बार नहीं अनेक बार आक्रमण किया। इस अंचल से सेना सहित प्रणय किया। छत्तीसगढ़ पर मराठों का आक्रमण 1741 ईस्वी में हुआ, क्योंकि 1742 ईस्वी के प्रारंभिक तिमाही में भास्कर पंत पश्चिम बंगाल और बिहार को लूटने में लगे थे। मराठा सेनापति भास्कर पंत कोल्हाटकर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और बंगाल पर आक्रमण के लिए जो सेना भेजी गई थी,
उसकी संख्या पर भी विवाद है। सर देसाई और ग्रांडफ के अनुसार संख्या 10,000 थी। गंगाराम नामक समकालीन बंगाली कवि ने 40,000 मराठे घुड़सवार बताया है। बाखर के अनुसार 30,000 और रायपुर गजेटियर के अनुसार संख्या 40,000 थी। डॉक्टर पी.एल. मिश्र ने मत व्यक्त किया है, ऑन द असेसमेंट of the act we came to the conclusion that भास्कर पंत invaded छत्तीसगढ़ region in 1741 with 30,000 troops। तथ्यों पर गहन पूर्वक विचार करने पर 30,000 की सैन्य संख्या सही प्रतीत होती है। भास्कर पंत को छत्तीसगढ़ से आगे बढ़कर बंगाल प्रांत पर भी आक्रमण करना था, जो कि अलीवर्दी खान के अधीन एक शक्तिशाली राज्य था। अतः एक बड़ी सेना लेकर ही मराठा सेनापति आया होगा। आक्रमण के कारण। छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण वास्तव में बंगाल पर मराठा आक्रमण की पूर्व पीठिका थी। मराठों की सेना बंगाल पर आक्रमण करने निकली थी। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने लिखा है, सन 1741 ईस्वी में जब नागपुरी भोसले राज्य की नींव डालने वाले रघुजी प्रथम ने सेनापति भास्कर पंडित बंगाल पर धावा करने जा रहे थे, ये बेचारे रतनपुरी कलचूरी नरेश व्यर्थ ही चक्कर में आ गए और बिना लड़े भिड़े पंडित के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। मराठा आक्रमण के कारणों को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, मराठों की महत्वाकांक्षा। शिवाजी ने जिस मराठा राज्य की स्थापना की थी उसका सतत विस्तार हो रहा था। हर मराठा सरदार राज्य का अधिक विस्तार करना चाह रहा था। 1734 ईस्वी में सेना साहब सूबा के पद पर रघुजी को नियुक्त किया गया। उसे जो सनद दिया गया उसके अनुसार पूर्व एवं बंगाल तक का भाग उसके क्षेत्र में शामिल था। छत्तीसगढ़ प्रांत का भी उल्लेख उस सनद में किया गया था। इस सनद में उल्लेखित प्रभाव क्षेत्र तक मराठा प्रभुत्व का विस्तार करना रघुजी का दायित्व बनता था। 1741 में इसी महत्वाकांक्षा की परिपूर्ति के लिए बंगाल विजय करने मराठा सेना भेजी गई। मार्ग में छत्तीसगढ़ का भाग था। भास्कर पंत ने इसे जीतने का निश्चय किया। छत्तीसगढ़ का उड़ीसा बंगाल मार्ग पर स्थित होना। सन 1741 में बंगाल विजय के लिए मराठा सेना भेजी गई। मार्ग पर छत्तीसगढ़ का प्रदेश था, अतः पीछे का भाग सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से भास्कर पंत ने इसे जीता। वास्तव में यह बाई प्रोडक्ट था। ज्ञानेश्वर शर्मा ने लिखा है, इट इज़ द रेदर अनफॉर्चुनेट दैट द भोसला अटैक्ड अ पीस लविंग नेबरहुड छत्तीसगढ़ विदाउट एनी प्रोवोकेशन। बंगाल जाने के मार्ग पर छत्तीसगढ़ पड़ता था तो उसे जीता गया। रघुजी की ऋणग्रस्तता। रघुजी भोसला सेना साहब सूबा के पद पर नियुक्त थे। मराठा प्रभाव विस्तार के दौर में उन्हें एक बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। इस सेना के खर्चे के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता था। सन 1742 के लगभग भी रघुजी ऋणग्रस्त थे। ऋण से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग था, वह था आसपास के राज्यों को लूटना। नागपुर से पूर्व दिशा के राज्यों को लूटने के उद्देश्य से सेना भेजी गई। इस सूची में भी छत्तीसगढ़ का प्रदेश शामिल था। यही कारण था कि कलचुरियों से कोई लड़ाई का कारण न होते हुए भी उकसाने वाली कोई कार्यवाही कलचुरियों द्वारा न किए जाने के बावजूद मराठा सेना ने लूट के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। वास्तव में रघुजी ऋण मुक्त होने का उपक्रम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ का उपजाऊपन। आक्रमणकारी उसी अंचल पर आक्रमण करता है जो धनी इलाका हो, क्षेत्र उपजाऊ हो, जिससे लगान के रूप में प्रतिवर्ष बड़ी राशि वसूल की जा सके। छत्तीसगढ़ के उपजाऊ खेतों के बारे में मराठों को ज्ञात था। यहाँ की वन संपदा और उपजाऊ खेत आक्रमणकारियों को आकर्षित करते थे। प्यारेलाल गुप्त ने लिखा है, छत्तीसगढ़ पर मराठों की शुरू से नज़र थी, लालच भरी। वन पहाड़ों से आच्छादित यह अंचल यद्यपि धनी नहीं समझा जाता था, पर धान तथा वनोपज ने इसे लुभावना बना दिया था। छत्तीसगढ़ का कमजोर शासक। मराठे जिन दिनों बंगाल की व्यूह रचना में लगे हुए थे, उन दिनों रतनपुर के कलचुरियों का शासक कमजोर था। रघुनाथ सिंह 1732 ईस्वी में 60 साल की अवस्था में रतनपुर में राज सिंहासन पर बैठा। सन 1740 के लगभग उसका एकमात्र पुत्र मर गया। वे अत्यंत शोक संतप्त हो गए। 1 साल तक उन्होंने राज का तक देखना बंद कर दिया। दूबर को 2 आषाढ़, एक तो यूं ही निर्बल मन का मनुष्य, उस पर बुढ़ापा,
फिर पुत्र शोक। उसने राज्य बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। मराठों को रतनपुर और उसके शासक के बारे में जानकारी मिलती रहती थी। उन्होंने अच्छा अवसर समझा और बंगाल जाते जाते रतनपुर के राजा को भी परास्त कर दिया। दंड स्वरूप धन भी वसूल लिया। लगभग 70 साल के रघुनाथ सिंह आक्रमण का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। रतनपुर के रघुनाथ सिंह और रायपुर के अमर सिंह देव के समय में मध्य प्रांत पर नागपुर के भोसलों का अधिकार हो गया। उस समय मराठों के टक्कर लेने में प्रायः भारतीय राजागण कांपते थे। जिस समय मराठों ने रतनपुर और रायपुर पर आक्रमण किया, उस समय किसी ने चू तक नहीं किया। राज परिवार में फूट। 1741 में मराठा आक्रमण के समय रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी में मेल नहीं था। रायपुर शाखा के मोहन सिंह बड़े महत्वाकांक्षी थे। रतनपुर पर भी वे अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। यह भी संभव है कि मोहन सिंह के कुचक्रों के कारण रतनपुर की सेना ने अपने वृद्ध राजा का साथ ही ना दिया हो। मोहन सिंह का नागपुर से सतत संपर्क था। बहुत संभव है कि उन्होंने ही मराठों को रतनपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया हो। कलचुरियों का दुर्भाग्य था कि ऐसा पीढ़ी राज कर रही थी जिसमें मेल नहीं था। सन 1020 ईस्वी के लगभग कलिंग राज का बेटा कमल राज चुम्माड़ की गद्दी पर बैठा। इसके समय में त्रिपुरी के गांगेय देव कलचुरी ने उड़ीसा पर आक्रमण किया था, जिसमें कमल राज ने न केवल उसकी सहायता की बल्कि उत्कल राज की संपत्ति लूटकर गांगेय देव को समर्पित कर दी थी। ऐसी एकता ही राज परिवारों में प्रशंसनीय होती है। कलचुरी शासकों की फूट का लाभ मराठों ने उठाया। मोहन सिंह संदेह के घेरे में इसलिए भी आता है क्योंकि उसने मराठों के आक्रमण के समय रतनपुर के राजा की कोई सहायता नहीं की। 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले और उसके साथ कलचुरी वंश का एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन सिंह था, इसी के द्वारा रतनपुर पर आक्रमण किया गया था, जिससे कलचुरी वंश का रहा सहा अस्तित्व समाप्त हो गया। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह रतनपुर की गद्दी से हटाए गए। इससे भी स्पष्ट होता है कि 1741 ईस्वी के आक्रमण के पीछे रतनपुर के मोहन सिंह का हाथ था। जमींदारों का असहयोगी रुख। छत्तीसगढ़ के रतनपुर पर आक्रमण से पूर्व मराठों ने यह भी आंतरिक दुर्बलता का पता लगा लिया था। रतनपुर राज्य निर्बल हो चला था। उनके गढ़ों के दीवान उनका खुल्लम खुल्ला विरोध करने लगे थे। यहाँ तक कि जिस भूमि पर राजा का अधिकार था उसे भी वे कहीं कहीं दबा बैठे थे। छुरी और पंडरिया के जमींदारों ने ऐसी बहुत सी जमीन दबा ली थी। गोंड, कंवर, बिंजवारों ने है वंश के आरंभ में उनसे खंड प्राप्त किए थे, पर परीक्षा की घड़ी आने पर उन्होंने न केवल कोरा जवाब ही दिया बल्कि विरोध करने के लिए खड़े हो गए। मीर हबीब का आमंत्रण। छत्तीसगढ़ पर मराठों के आक्रमण का एक कारण मीर हबीब का मराठों को भेजा आमंत्रण था। मीर हबीब बंगाल के तत्कालीन नवाब से नहीं पड़ती थी। उसने मराठों को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और हर संभव सहायता देने की पेशकश की। छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण संबंधी शोध कार्य करने वाले ज्ञानेश्वर प्रसाद शर्मा ने लिखा है, हाउएवर द मेन रीजन फॉर द मराठा इन्वेजन ऑन छत्तीसगढ़ वाज द इन्विटेशन ऑफ मीर हबीब टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ बंगाल। रतनपुर पर आक्रमण। सन 1741 में रतनपुर पर भास्कर पंत के नेतृत्व ने मराठों का आक्रमण हुआ। प्यारेलाल गुप्त ने लिखा है, भास्कर पंत ने सेना सहित बुंदेलखंड होते हुए पेंड्रा की ओर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया और ससैन्य रतनपुर पहुंचा और बिना प्रयास उसे अपने अधिकार में ले लिया। भास्कर पंत को बंगाल पर आक्रमण का आदेश हुआ। भोसले की सेना बुंदेलखंड होते हुए बिहार, बंगाल जा सकती थी या दूसरा रास्ता पूर्वी मार्ग का जो लांजी, दर्रे, रायपुर, सारंगढ़, संबलपुर, उड़ीसा होते हुए बिहार का था। भास्कर पंडित सीधे बुंदेलखंड पहुंचे। बाबू गोकुल प्रसाद ने लिखा है, सन 1741 ईस्वी में जब मराठे छत्तीसगढ़ पर चढ़े थे तब उन्होंने अपना केंद्र दुर्ग के किले को बनाया था। पंडित शिवदत्त शास्त्री ने रतनपुर आख्यान के समान ही बाबू रेवाराम की लेखनी उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है, संवत से 17 गौ पर 95 छत्तीसगढ़ पुनाद निधि लिए बात यही साँच। भास्कर सेनाधीश तब आई लिए एक रनिज बहुत दिन नृप रघुनाथ को जम्माने भल काज।
उपरोक्त प्रसंगों का उल्लेख इसलिए आवश्यक हो जाता है कि भास्कर पंत का छत्तीसगढ़ आक्रमण सीधा आक्रमण नहीं था। रघुनाथ राव को धोखा देने के लिए मराठा सेना बुंदेलखंड तक बढ़ गई, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी। प्रश्न उठता है कि सीधे बुंदेलखंड से आगे बिहार क्यों नहीं गए? मराठे यदि बंगाल पर आक्रमण करने जा रहे थे तो वापस छत्तीसगढ़ क्यों आए? मराठे रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि रघुजी ऋणग्रस्त थे, उन्हें धन की आवश्यकता थी, इसलिए रतनपुर के शासक को धन के लिए संदेश भेजा गया। रघुनाथ सिंह ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मराठा सेना कूच कर गई। बुंदेलखंड तब पहुंच गई, मगर रघुनाथ सिंह ने धन नहीं पहुंचाया। मराठा सेना दक्षिण की ओर मुड़ती है। दुर्ग दर्पण से पता चलता है कि मराठे वहीं से रतनपुर पर आक्रमण की तैयारी में थे। मोहन सिंह रायपुर के कलचुरी शासकों की परंपरा का था। रायपुर के पास दुर्ग में मराठा सेना ठहरी, लेकिन रायपुर पर आक्रमण न कर रतनपुर पर आक्रमण क्यों की? बात साफ है कि मोहन सिंह मराठों से मिला था। रघु सिंह से संधि के प्रयास चल रहे थे। मराठों को आना जाना रायपुर में हो रहा था। रघुनाथ सिंह मराठों की शर्तें मानने को तैयार न था। बाबू रेवाराम इशारा करते हैं कि राजा रघुनाथ सिंह को भले कार्य के लिए जमाने में कुछ न कुछ लग गया। भले कार्य के लिए जमाने में कुछ दिन लग गया। रघुनाथ समय पर धन नहीं पटा पाए। मराठों का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने अचानक आक्रमण कर दिया। इसके दो लाभ हुए। रघुनाथ सिंह का परास्त शासक मानकर उससे अधिक धन वसूला गया। रतनपुर की जनता से भी हर्जाने के रूप में बड़ी राशि वसूली गई। संधि वार्ता चल रही थी। रघुनाथ सिंह आश्वस्त थे कि उन पर आक्रमण नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कोई सैनिक तैयार नहीं की। मराठों ने धोखा दिया, यह बात बाबू रेवाराम नहीं लिख सके, क्योंकि मराठा राजा रघुजी की आज्ञा से वे तवारीख श्री हैहवंशी राजाओं की लिखे हैं। सन 1741 में रतनपुर पर आक्रमण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। मराठों के विवरण बंगाल पर केंद्रित हैं। रतनपुर में लड़ाई हुई, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। बिना लड़े समर्पण वाली बात सही नहीं है। लड़ाई के कुछ विवरण मिलते हैं। ठाकुर प्यारे लाल ने लिखा है, सन 1741 में तत्कालीन जमींदार रघु सिंह को जब वह रतनपुर किले का बचाव कर रहा था, मराठों ने मार डाला। जमींदार मारा गया, इससे साफ होता है कि उसके साथ सैनिक भी रहे होंगे, भले ही कुछ 100 सैनिक रहे हों। रघुनाथ सिंह वैसी तैयारी नहीं कर पाए जैसी करनी चाहिए थी, इसलिए मिस्टर चिसोम जैसे लेखकों ने कलचुरी राजा की तीखी आलोचना की है। अचानक मराठा सैनिकों द्वारा किलों को घेर लेने से रघुनाथ सिंह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अपने राजा पर हुए आक्रमण का सामना करने के लिए जमींदार सामने आए। छुरी के जमींदार रघु सिंह व उसके साथियों की लड़ाई यही सिद्ध करती है। यह आश्चर्य की बात है कि रतनपुर राजा के पास तोपखाना था, जिसके प्रयोग का कोई जानकारी नहीं मिलती। राजा कल्याण साय की सेना का जो विवरण मिलता है, उसमें तोपखाना के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बंदूकधारियों की संख्या 3600 लिखा है तथा 116 हाथी लिखा है। यह विवरण मिलता है कि जब किले पर गोलाबारी की गई तब उसका एक भाग उड़ा दिया गया। तब राजा रघुनाथ सिंह की पत्नी लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर ने आपस में सलाह कर किले के बुर्ज से सुलह का सफ़ेद झंडा फहराया, लड़ाई बंद कर दी। किले के फाटक मराठों के लिए खोल दिए गए। मराठा सेना किले के भीतर घुस आई। राजधानी रतनपुर पर मराठों का अधिकार हो गया। रानियों द्वारा सुलह का झंडा फहराना यह प्रमाणित करता है कि रानियां बुद्धिमती थीं। उन्हें इस प्रकार के बड़े निर्णय लेने के अधिकार थे, जो प्रशासन में नारियों की भागीदारी का सुंदर उदाहरण है। बाबू रेवाराम ने लिखा है, सन 1741 में भोसलों ने अपना पहला आक्रमण रतनपुर पर किया और किले को चारों ओर से घेर लिया। किला अत्यंत मजबूत था, इसलिए भास्कर पंत की सेना कुछ नहीं कर पाई, परंतु भास्कर पंत ने अपनी चतुराई से वहीं के लोगों को अपने वश में किया और किले का मुख्य द्वार फोड़कर वे अंदर घुस गए। अंदर भयंकर मारकाट हुई। इस दृश्य को देखकर रघुनाथ सिंह की दोनों पत्नियों ने सफ़ेद वस्त्र बताकर युद्ध समाप्त किया, जिसके कारण भास्कर पंत ने युद्ध को रोक दिया। शर्त के मुताबिक मराठों ने 1 लाख रुपए हर्जाने के रूप में वसूल किया। मराठा आक्रमण की सफलता। मराठों का रतनपुर में कलचुरियों पर प्राप्त विजय अनेक प्रश्न चिन्हों को छोड़ता है। रघुनाथ सिंह के पराजय के कारण ढूंढने दूर तक
पराजय के कारण ढूंढने दूर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रघुनाथ सिंह का यह मानना था कि यह नहीं करना था, यह करना था, यह नहीं करना था, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। परिणामों के आधार पर समीक्षा करते डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने लिखा है, कम से कम 1.5 सहस्त्र सालों तक अविच्छिन्न रूप में राज्य करने वाले कलचुरी राजघराना इस प्रकार पानी के बुलबुले के समान एक ही फूंक में विलीन हो गया। प्यारेलाल गुप्त ने 1923 में लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि रक्षा का जैसा भी उत्तम उपाय किया जाता, मराठों से पार पाना कठिन था। पर इतिहास को इस बात से संतोष नहीं है। वह चाहता है कि हयवंश के सदृश वीर और प्राचीन घराने का वंशज स्वदेश की रक्षा हेतु समर में या तो विजय प्राप्त करता या हाथ में तलवार लिए प्राण देता और इस प्रकार अपनी स्वदेश भक्ति और शूरता की छाप भावी पीढ़ी के हृदय में जगा जाता। पर हाय, रघुनाथ सिंह ने से कुछ नहीं बन पड़ा और प्यारा छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन कार में आ गया। प्यारेलाल गुप्त ने लिखा है, यदि राजा रघुनाथ सिंह कमर कसकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न गढ़ों में बिखरी हुई सेना एकत्र करते और भास्कर पंथ का मुकाबला करते तो आश्चर्य नहीं कि पासा पलट जाता, लेकिन इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। प्रोफेसर वल्यानी एवं साहसी ने लिखा है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन की स्थापना जिस गौरवमय ढंग से हुई थी, उस शासन का अंत उतने ही नाटकीय ढंग से हुआ। चाहते तो रघुनाथ सिंह दृढ़तापूर्वक छत्तीसगढ़ के विभिन्न गढ़ों में बिखरी सेना को संगठित कर भास्कर पंथ की सेनाओं का डटकर मुकाबला कर सकते थे, पासा पलट सकते थे, लेकिन रघुनाथ सिंह ने अपनी ओर से प्रतिरोध करने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। रतनपुर के राजा को जिस वीरता, साहस, दूरदर्शिता का प्रदर्शन करना चाहिए था, उसने नहीं किया। मिस्टर चिस्सोम की तीखी टिप्पणी इसी संबंध में है, रतनपुर का राजा भले ही बड़े संघर्ष के लिए तैयार न था, परंतु रतनपुर का गढ़ ऐसे ही मराठों के अधिकार में नहीं आ गया। यद्यपि राजा ने युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया, आत्मघाती युद्ध में जिसकी पूरी व्यवस्था राज्य के दीवान व अन्य अधिकारियों ने की थी, सन 1741 में छत्तीसगढ़ से कलचुरी शासन की समाप्ति और मराठों के वर्चस्व की घोषणा हुई। मराठा आक्रमण के परिणाम। सन 1741 में मराठों ने रतनपुर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में छत्तीसगढ़ के भविष्य को परिवर्तित कर दिया। महान मुगलों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाला छत्तीसगढ़ मराठों के अधिकार में चला गया। सन 1741 में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। अंचल में इस आक्रमण के परिणामों को निम्न शीर्षकों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। मराठे विजयी हुए। सन 1741 में रतनपुर पर हुए आक्रमण का पहला परिणाम यह निकला कि सैकड़ों सालों में छत्तीसगढ़ पर स्थापित कलचुरियों का राज्य समाप्त हो गया। विजयी मराठों ने पहली सफलता के साथ विजय अभियान को आगे बढ़ाया। पुराने कलचुरियों ने के स्थान पर नए व्यक्ति को रतनपुर का शासन सौंपा गया। यह व्यक्ति पुराने राजवंश की समाप्ति का प्रतीक था। सेनापति पंथ मराठा शासक को विजय दिलाने में सफल रहे। कलचुरियों की दुर्बलता का ज्ञान। जय पराजय होता रहता है। 1741 में मराठों की जय और कलचुरियों की पराजय इसी श्रृंखला की एक बड़ी कड़ी थी। पराजय के कलंक से अधिक कलंक कलचुरियों को लगा। कलचुरियों की दुर्बलता का ज्ञान हुआ। सैकड़ों सालों में से रतनपुर पर राज कर रहे कलचुरी इतने कमजोर हो गए, यह इस अंचल के लोगों को भी ज्ञात नहीं था। जय पराजय की परवाह न करते हजारों सैनिक सम्रागण में उतरे। उनका सेनापति लड़ता हुआ मारा जाता तो इतिहास कलचुरियों को माफ कर देता। वीर भोग्या वसुंधरा प्राचीन कहावत है, जो कायरता तत्कालीन कलचुरी शासक ने दिखलाई, उससे छत्तीसगढ़ का सर नीचा हुआ है। कलचुरियों का खजाना मराठों के अधिकार में। सन 1741 में रतनपुर पर मराठों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण मराठा सरदार रघुजी भोसले की आर्थिक परेशानी थी। इस परेशानी के चलते ही बंगाल की राह पर पड़ने वाले रतनपुर पर आक्रमण किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि रघुनाथ सिंह ने संधिवार्ता इसी मुद्दे पर अटक गई थी कि मराठे उनसे से अधिक धन ऐंठना चाहते थे। संधिवार्ता के मध्य ही मराठों ने आक्रमण कर कलचुरियों को परास्त कर खजाने पर अधिकार कर लिया। इस खजाने में क्या था, इसका विवरण नहीं मिलता। मराठा सरदारों ने कितना भाग लिया, रघु जी को कितना दिया, कोई विवरण नहीं मिलता। रतनपुर का समृद्ध राज्य था। ऐसी स्थिति में खजाने से नगद और सोना चांदी के जेवरात बर्तन के रूप में 50 लाख रुपए की प्राप्ति सहज ही अनुमान लगाई जा सकती है। रुपयों की लूट ही रतनपुर पर मराठा आक्रमण का मूल कारण था, यह सर्वज्ञात तथ्य है। इस लूट ने राज परिवार को दयनीय शोचनीय स्थिति में ला दिया। कलचुरी राजा की
हाय भास्कर पंत को लगी। रतनपुर के नागरिकों से वसूली। कलचुरी राजा का खजाना लूटकर ही मराठों को संतोष नहीं हुआ। विजयी सेना पराजित क्षेत्र को लूटती है। मराठे इस मामले में ज़्यादा ही बदनाम थे। इतिहास लूटमार का इतिहास रहा है। इनका इतिहास मराठों का इतिहास लूटमार का इतिहास रहा है। रतनपुर के समृद्ध नागरिकों को आमंत्रित कर मराठों ने नगर की लूट के एवज में धनराशि की मांग की। समझौता वार्ता का दौर चला और अंत में 1 लाख रुपए नकद का समझौता हुआ। मिस्टर चिसोम ने लिखा है, रतनपुर के लोगों को आतंकित करने की दृष्टि से वहां के निवासियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। रघुनाथ सिंह पद पर बने रहे। मराठों ने रतनपुर जीतने के बाद भी कलचुरी नरेश रघुनाथ सिंह को प्रमुख के रूप में रहने दिया। राजा के स्थान पर उसने सामंत नरेश बनाकर छोड़ दिया। बहुत संभव है समय की कमी के कारण भास्कर पंत को नई व्यवस्था करने में सफलता नहीं मिली। वैसे भी रतनपुर में कोई खास विकल्प नहीं था। एक संभावना यह भी बनती है कि जिन रानियों ने सुलह का झंडा फहराया, विजय को आसान बनाया था, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से पंडित भास्कर पंत ने पुरानी व्यवस्था को ही आंशिक परिवर्तन के साथ चलने दिया हो। किसी ठोस आधार के प्रमाण के साथ कुछ कहना संभव नहीं है। भास्कर पंत की नई व्यवस्था यद्यपि जल्दबाजी में लागू की गई, मगर बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय था। बंगाल पर आक्रमण के लिए मराठा सेना को आगे बढ़ना था। यह भी ध्यान रखना था कि पीछे से मराठों पर वार न हो, इसलिए पराजित राजा के प्रति सदायता की परिचय देना समय की मांग थी। वक्त का तकाजा था, एक अनिवार्य आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति राजा के खजाने की लूट से हो गई थी। रतनपुर का राजा अशक्त राजा बनकर छोड़ दिया गया था, सामंत राजा बनकर छोड़ दिया गया था। भास्कर पंत को रघुनाथ सिंह की हाय लगी। सन 1741 में रघुनाथ सिंह पर मराठा सरदार भास्कर पंत ने धोखे से आक्रमण किया, उसे पराजित कर अपमानित किया। कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहराता है। भास्कर पंत के मामले में ये 100% सही साबित होता है। सन 1741 में धोखे से रघुनाथ सिंह का रतनपुर राज छीनने वाले भास्कर पंत को 3 साल के भीतर धोखे का सामना करना पड़ा। सन 1744 में भास्कर पंत और बंगाल के अलीवर्दी खान की संधि हुई, परंतु छल कपट के द्वारा अलीवर्दी खान ने सैनिकों द्वारा मनकुटा नामक स्थान पर भास्कर पंत और उसके 20 सैनिक सरदारों को मार डाला। अकारण रतनपुर पर आक्रमण और रघुनाथ सिंह को धोखा दिया, इसलिए परेशान करने से व्यथित राजा की हाय भास्कर पंत को लगी। रघुनाथ सिंह को धोखा दिया, इसलिए बंगाल में धोखा खाया। रघुनाथ सिंह के तो प्राण बच गए, मगर भास्कर पंत के को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। रघुनाथ सिंह नियंत्रण मुक्त हुए। सन 1741 में भास्कर पंत ने रतनपुर के राजा को परास्त किया और रतनपुर पर अधिकार कर लिया। राजा को सामंत राजा बनाने को विवश कर दिया और अपने प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति छोड़ा। इस व्यक्ति का नाम क्या था, इस पर मतभेद है। प्यारे लाल गुप्ता के अनुसार रतनपुर से चलने से पहले एक गुसाई को रतनपुर में अपने प्रतिनिधि बनाकर छोड़ दिया था। डॉक्टर भगवान सिंह के अनुसार कुली नगीर नामक व्यक्ति को छोड़ा गया था। प्यारे लाल गुप्त के अनुसार राजा रघुनाथ सिंह पर भास्कर पंत ने इतनी कृपा की कि उसे नाम का राजा बने रहने दिया और कल्याणगिरी गुसाई को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर वहां से रवाना हुए। डॉक्टर मुकुंद रंगनाथ वल्यारनी एवं साहसी बाबू रेवाराम ने लिखा है, राजा को शिकस्त करके अपने मुख्तियार कल्याणगिर को अख्तियार रियासत करके राज का अमल पूना की मुनादी कर राजा को गद्दी में रख के बंगाल को गए। रघुनाथ सिंह और कल्याणगिरी को मिलकर कार्य करना था, मगर ऐसा दोनों में पटरी नहीं बैठी। रघुनाथ सिंह ने कड़ा कदम उठाते हुए भोसले प्रतिनिधि कल्याणगिरी को गिरफ्तार कर लिया। रघु जी के लिए यह चुनौती थी। संप्रभु यह कैसे सह सकता था कि उसके प्रतिनिधि को पराजित राजा गिरफ्तार कर ले। रघु जी को रतनपुर पर आक्रमण करना पड़ा और सन 1745 ईस्वी में रघुनाथ सिंह का प्रकरण समाप्त हुआ। रायपुर शाखा के मोहन सिंह को रतनपुर का प्रबंधक नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ चारागाह बना। सन 1741 में रतनपुर पर आक्रमण अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। अंचल के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। इसके सुदूरगामी परिणाम हुए। मराठों की विजय ने अंचल को चारागाह बना दिया। शासक और शासित के मध्य केवल धन का संबंध रह गया। शासक को कर वसूलना था, शासित को कर पटाना था।
आंचलिक इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त ने लिखा है, मराठों ने राज्य की उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हैवंशी राज प्रणाली को ही अपना कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ वहाँ सुधार कर वे अपना काम निकालते रहे। पर इसके और हैवंशी राजाओं के विचारों में बड़ा अंतर था। हैवंशी अपने को प्रजाप्रिय बनाना चाहते थे। मराठों को केवल धन से मतलब था। ये प्राचीन प्रथा का कुछ भी सम्मान नहीं करते थे। न इनमें वे गुण थे जो मुख्य प्रजा के शासक में होने चाहिए। यह मूलभूत अंतर था। इसलिए अतिशय लूटमार होने पर छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, क्या भोसला शाही मचा रखे हो। सन 1741 में राजा रघुनाथ सिंह की ही पराजय नहीं हुई। राजा और प्रजा के उस रिश्ते का भी अंत हो गया जब प्रजा और राजा को प्रजा के सुख दुख का भागीदार बनाता था। धन वसूलने वाले भोसला के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के निवासियों पर अनाचार किया। इसे वे चारागाह के रूप में प्रयुक्त करते थे। कम समय में अधिक से अधिक धन वसूल कर अपना स्वार्थ लाभ करते थे। यद्यपि भीमाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में रहकर राज किया और धीरे धीरे लोकप्रियता प्राप्त की, मगर उसके पश्चात सुबा शास्त्री ने छत्तीसगढ़ का आर्थिक शोषण किया। यहाँ के लोग गरीब से और गरीब होते गए। मराठा इतिहासकार छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को प्रजा के लिए हितकर बताने का प्रयास करते हैं, मगर तथ्य इससे मेल नहीं खाते। गरीबी अनेक प्रकार से व्यक्ति को अंचल को कमजोर बनाता है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ। तो इसके आगे है टॉपिक छत्तीसगढ़ के शासक भीमाजी भोसले। तो इसको देखेंगे कल।